नमस्कार, देवभूमि समाचार देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधेंगी महिलाएं। तो दोपहर बाद शाम 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्य सेवक सदन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन होना है मुख्यमंत्री आवास में। तो 4 बजे कार्यक्रम होगा, शाम को 4 बजे मुख्य सेवक का सदन हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं राखी बांधेंगी मुख्यमंत्री को। तो रक्षाबंधन पर देहरादून में ये कार्यक्रम, जहां पर सीएम धामी को रक्षा सूत्र महिलाएं बांधेंगी रक्षाबंधन के दिन। तो शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि कार्यक्रम आयोजित होगा। अभय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभय, मुख्य सेवक सदन हॉल में कार्यक्रम बताया जा रहा है कि आयोजित होने वाले रक्षाबंधन के मौके पर क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां, और मुख्यमंत्री को सभी जो महिलाएं वो रक्षा सूत्र बांधेंगी? अभय, चलिए हम दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि शाम 4 बजे दोपहर के बाद ये कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। तो रक्षाबंधन पर मुख्य सेवक सदन हॉल में कार्यक्रम होगा। रक्षा सूत्र बांधेंगी महिलाएं मुख्यमंत्री को। तो सीएम आवास पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र राखी बांधेंगी महिलाएं। तो इस बार भी ये कार्यक्रम होगा, शाम 4 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मुख्य सेवक सदन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। अभय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े ज्यादा अपडेट के लिए। अभय, रक्षाबंधन के दिन महिलाएं मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र राखी बांधेंगी, कहां पर कितने बजे कार्यक्रम होगा और क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर जो मुख्य सेवक सदन हॉल है, वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री इस समय काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री की जो इस समय कह सकते हैं डिफेंस होगी, लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो महिलाएं हैं वो अपना यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधेंगी और उनसे राज्य के विकास के लिए बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्ता संभालने के बाद से लगातार युवाओं और प्रदेश के विकास के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से इस समय कह सकते हैं कि त्योहारों का सीजन है, तो ऐसे में सभी जो महिलाएं, राज्य की महिलाएं, मुख्यमंत्री को अपना यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधना चाहती है, ताकि उनकी दीर्घायु हो सके, वो लंबी आयु यहाँ पर जी सके और राज्य के विकास के लिए वो समर्पित होकर यहाँ पर काम कर सके। सभी लोगों की एक ही यहाँ पर मंशा है। राज्य सरकार लगातार उन उम्मीदों पर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रही है, जो राज्यवासियों की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा करते हुए नजर आ रही है। और आज के कह सकते हैं कि रक्षाबंधन कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक संगठन की जो महिलाएं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करती है, क्षेत्रों में जो काम करती है, वो यहाँ पर आएंगी और मुख्यमंत्री को अपना रक्षा सूत्र बांधेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम आयोजित होगा। रक्षा सूत्र महिलाएं मुख्यमंत्री को बांधेंगी। शाम 4 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। उत्तराखंड की धामी सरकार में दायित्व और पार्टी संगठन में जिम्मेदारियों को लेकर आज दिल्ली में एक बड़ा मंथन होने की खबर है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर से दिल्ली का रुख करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सरकार में दायित्व और पार्टी संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने के चलते ये मंथन होगा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दायित्व और धामी सरकार में खाली पड़े 3 मंत्री पद को लेकर कवायद भी शुरू हो गई है। तो दिल्ली में धामी सरकार जिन 3 जो खाली पद हैं उसको लेकर भी बताया जा रहा है, मंत्री पदों को लेकर मंथन होगा, कवायद शुरू हो गई है। और बीएल संतोष बैठक लेंगे, जिसमें शामिल होंगे सीएम धामी। 3 मंत्री जो खाली मंत्री पद हैं उनको लेकर और कई विकास के मुद्दों को लेकर बताया जा रहा है कि चर्चा होगी। जनता पार्टी की कार्यपद्धति है, सिद्धांत है कि हम लगातार संपर्क और संवाद करते रहते हैं।
लगातार हमारा केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के संपर्क में रहता है, संवाद करता रहता है और हम व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय करते हैं। अभी हमारे नए माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी नियुक्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी टीम का भी गठन करेंगे और भी प्रदेश के संगठन और आगामी कार्यक्रम और पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा आदि अनेक विषय रहते हैं। उन सभी पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए मुझे लगता है कि ये बैठक आयोजित की गई है। बड़ागांव में 3 दिवसीय सितुण सीता माता महायज्ञ के दूसरे दिन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। क्षेत्र की जनता के इस आयोजन के लिए उन्होंने बधाई दी। महायज्ञ में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए विजिलेंस ने 1064 सेवा शुरू की, साथ ही विजिलेंस के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। लगातार उन क्षेत्रों के बारे में विचार हो रहा है, उन क्षेत्रों को आगे लाने की बात हो रही है। जो क्षेत्र पिछले हैं, सीमांत का छोटा बड़ा बड़ा गाँव, यह गाँव जो है मुख्य धारा में आएगा और इस गाँव पर भगवान राम की कृपा है, सीता मैया की कृपा है और जो राम राज्य का हम सपना देखते थे, वो सपना निश्चित रूप से आज मोदी जी के कालखंड में आकार ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे बहुत सब काम हो रहे हैं, इन कामों के बारे में हम सोचते नहीं थे। उत्तराखंड भी हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, इसमें हमारा चौमोली जनपद का सीमान गाँव भी है। ऐसे गाँवों को आगे लाना है। अभी भारत की सरकार ने हम लोगों के अनुरोध पर 1200 नए मोबाइल के टावर स्वीकृत किए हैं, जो हर गाँव में लगेंगे। आगे विभिन्न गाँव में लगेंगे। भारत नेट योजना जल्दी हम ला रहे हैं। यहाँ पर 4 उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षकों कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की तैयारी चल रही है जो सेवाएं देने में असमर्थ हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी है जो गंभीर बीमारी के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और वो सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेवाएं 20 साल से अधिक हो गई हैं, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। तो एक बड़ा और फैसला लिया गया जिसमें शिक्षा मंत्री ने जिस बात का जिक्र किया, जो शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं, जो असमर्थ हैं आने में, बीमार शिक्षकों को अब ये राहत देने की घोषणा फैसला सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जो तैयारी है अब वो की जा रही है, जिसमें 20 साल से ज़्यादा बताया जा रहा है कि उनकी सर्विस हो चुकी है और इसीलिए अब उनको जो बीमार शिक्षक हैं, जो आने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फैसला शिक्षा मंत्री की तरफ से। कई बैठकों में माननीय मंत्री जी के निर्देश दिए थे। कल भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जो बिल्कुल ही अक्षम हैं और किसी भी तरह से पढ़ाने के लिए वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों का चिन्हित किया जाना है और चिन्हित करके चूँकि 20 साल में हमारी बीआरएस की जो सर्विस उस पूरी होने के बाद हम कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो पदरिक्त नहीं हो रहा है, तो पदरिक्त नहीं होता है तो उसकी दिशा में हम नई नियुक्ति नहीं कर पाते, तो कहीं ना एक पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है उस वजह से। तो जो बिल्कुल ही इस तरह के लोग हैं उनका हम लोग चिन्हांकन करके फिर आगे कार्रवाई। माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा है बहुत उचित है, क्योंकि इस समय जो स्थानांतरण हुए हैं या धारा 27 के अंतर्गत बहुत आवेदन पत्र आते हैं जिसमें ये रहता है कि वो स्वयं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और कई ऐसे भी हैं जो कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं या कार्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके संबंध में एक तो माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की है और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही की है, जिसपे हम लोगों ने जनपदों को डायरेक्शन जारी किए गए थे और पुनः अब फिर से जारी कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि पिछले 5 सालों से लगातार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार होने के बाद सुन रहे हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। विभाग में भर्ती का मामला रहा हो, नियुक्तियों का मामला रहा हो
चाहे वन विभाग में निर्माण कार्यों में धांधली की बात रही हो, चाहे लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब होने की बात रही हो, जगह जगह आपको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और सरकार को अगर नैतिकता है तो सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो हमारी मांग है कि अधीनस्थ चयन आयोग में जो भर्तियों में घोटाला हुआ है उस घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के माननीय न्यायालय जो हमारे सिटिंग जज हैं, वर्तमान जज हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोग गठित करके भर्तियों की जांच होनी चाहिए। देश और प्रदेश में तिरंगे को लेकर चल रहे अभियान पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि घर घर तिरंगा अभियान पर जहां पहले विपक्षी दल मजाक उड़ाया करते थे, वहीं अब उनकी इस अभियान को लेकर मजबूरी बन गई है और इसी मजबूरी के चलते अब उनके द्वारा भी तिरंगे को लेकर अपने कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो तिरंगा अभियान को लेकर सियासत शुरू है। उत्तराखंड में भी कृषि मंत्री गणेश जोशी का इस पर बयान भी सामने आया है। जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए विपक्ष की तरफ से। कहा कि विपक्ष की दरअसल मजबूरी हो गई है तिरंगा अभियान चलाने की या उसमें शामिल होने की। 8 साल सत्ता में रही, क्या कांग्रेस ने कभी इस अभियान को शुरू किया? आज कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है। कांग्रेस के अन्य विपक्षी दल, जब हमने मोदी जी ने इस अभियान को शुरू करने की बात की थी, वो तो उसको दूसरे रूप में ले रहे थे। आज उनकी भी मजबूरी हो गई है। आज सपा का अभियान शुरू हो रहा है, आज कांग्रेस वाले भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी और हमारे कार्यकर्ताओं की भी नीयत साफ है कि जो हम काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं, दिल से करते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है ताकि उत्तराखंड पुलिस के जवानों को 46 से ग्रेड पे का लाभ मिल सके। उत्तराखंड स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने परेड मैदान में धरना दे रहे हैं। सरकार से मांग है कि पुलिस के जवानों को उनका हक दिया जाए, उनका 4600 ग्रेड पे लागू किया जाए। जो पुलिस के जवानों पर आवश्यक कार्रवाई की गई है उसको रोका जाए। पुलिस के जवानों को तत्काल बहाल किया जाए जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा है कि अगर सरकार और प्रशासन 4600 गेट पे लागू नहीं करता है तो फिर आने वाले दिनों में स्वराज सेवा दल का आंदोलन और उग्र होगा और प्रदेश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमारे समर्थन में आएंगे, देखिए आप तो कल ही हमारी आवाज बनेगी, कार्यकर्ता मेरे साथ जीत जाएंगे। के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए ही आगे आ रहे हैं। एक तो पिग्स में हमारी अमेरिकन स्वाइन फ्लू थी और दूसरा लंपी स्किन डिजीज़ है जो गायों और बफलों में हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये गुजरात में, राजस्थान में फैल चुकी थी। और कल जब हम समीक्षा बैठक में थे अपने विभागों की, तो मुझे पता चला कि हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भादराबाद और भगवानपुर 2 ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर उनको बोलो भांग खा के बैठे रहते हैं। मेरे को तो आज तक बस थाने चौकी में भी मेरा तो काम, मेरे कल ही हमारे समर्थन में आएंगे, देखिए आप तो कल ही हमारी आवाज बनेगी, कार्यकर्ता मेरे साथ जीत जाएंगे। के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए ही आगे आ रहे हैं। और मेहरबान भाई 15-20 मिनट की वार्ता के बाद में देखते हैं क्या वहां से रिजल्ट निकलता है, क्या होगा और उसकी नहीं पता नहीं। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर थाना कुमाऊं की संयुक्त कार्रवाई हुई है। करोड़ों का चूना लगाने वाले नाइजीरियन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। विदेश से टूरिस्ट वीजा पर देश में आकर लोगों से साइबर फ्रॉड करते थे। रानीखेत के सुरेश आर्य से 60 लाख की साइबर ठगी की गई। नाइजीरियन ओलिव दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव से गिरफ्तार हुए हैं। 8 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 7 सिम, 4 वाईफाई डोंगल, 1 कार्ड रीडर और 2 पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। तो नाइजीरियन ये पूरा गैंग था। बाकी इनके सदस्य अभी पता नहीं कहां फरार हैं। दूतावास से संपर्क किया जा रहा है और हो सकता है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए।
तो एक बड़ी ठगी करते थे, किस तरह से नाइजीरियन पूरा एक गैंग था। अभय हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट के लिए। अभय, ये एसटीएफ ने ये साइबर थाना कुमाऊं की संयुक्त कार्रवाई हुई है जिसमें ये नाइजीरियन गैंग था, किस तरह से ये लोगों को ठगता था और क्या कुछ चीजें अभी तक सामने आई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, इस पूरे मामले पर उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। दिल्ली से जो एक नाइजीरियन जो व्यक्ति है जो इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था, वो उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से कह सकते हैं कि फोन, लैपटॉप और कई ऐसे सिम बरामद यहाँ पर हुए हैं जो इस पूरी घटना में जो प्रयुक्त करता था। और ये बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से साइबर ठगी प्रदेश में बढ़ रही थी, उसमें रानीखेत में मामला दर्ज हुआ था और रानीखेत में मामला दर्ज होने के बाद जो कुमाऊं का जो साइबर थाना था, वो लगातार इस मामले पर अपने यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहा था। और उन्होंने एसटीएफ से संपर्क साधने के बाद एसटीएफ ने इस पूरे, ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है। इस पूरे जो मास्टरमाइंड था इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे घटना का, उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया। अब पुलिस एसटीएफ उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके द्वारा और कितने लोगों को यहाँ पर ठगने का काम किया गया था, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो साइबर जो क्राइम होते हैं उसमें जो पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को बचाने का काम करते हैं या पुलिस के सामने नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में जो लोग और पीड़ित लोग हैं उनसे और पूरा, ये कह सकते हैं कि उनका पूरा डाटा लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और एसटीएफ ये कोशिश कर रही है कि अगर इस तरह के कहीं और भी इस तरह की गतिविधियां पूरे प्रदेश में प्रयुक्त हो रही है या किसी तरह से गतिविधियां यहाँ पर संचालित हो रही है तो उन पर जल्द से जल्द विराम लग सके। जी बिल्कुल। और अभय, कब से ये लोग ठगी का ये खेल कर रहे थे और कितने लोगों से अभी तक कितने करोड़ों की ठगी की गई है, क्या ये भी चीज सामने निकल कर आई है? जिस प्रकार से अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने जो जानकारी यहाँ पर दी है, एसटीएफ की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसमें जो मामला था वो रानीखेत से संबंधित था। रानीखेत में मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ था, 60 लाख की ठगी का मामला था। लेकिन जिस प्रकार से ये नाइजीरियन व्यक्ति यहाँ पर पकड़ा गया है और उसके पास से जो यहाँ पर सामान प्रयुक्त जो मिला है, जो वहाँ पर वारदात समय जो मिला है, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि और करोड़ों की ठगी उनके द्वारा इस प्रदेश में पूर्व में भी की गई है। तो ऐसे में उनसे उन सभी चीजों के जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है, उन सब चीजों के तथ्य जुटाने का काम एसटीएफ की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर उनसे जुड़े हुए कोई और व्यक्ति यहाँ पर है जो इस तरह की ठगी के मामले यहाँ पर करता है या उस तरह की ठगी मामलों में वो यहाँ पर लिप्त है, उन सब की यहाँ पर पूरे गैंग को तलाशने का काम एसटीएफ की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ी सफलता एसटीएफ को मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी एसटीएफ की तरफ से इस तरह के खुलासे यहाँ पर किए जा सकते हैं। और उत्तराखंड एसटीएफ लगातार बेहतर काम यहाँ पर कर रहा है, चाहे वो नाइजीरियन गैंग का ये ठगी से संबंधित मामला हो या इससे पहले जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ मामला, जिस प्रकार से उसका उजागर उत्तराखंड एसटीएफ ने किया था। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर क्राइम लगातार मिलकर इस तरह के जो गैंग है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 8 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 7 सिम कार्ड, वाईफाई डोंगल सहित कई चीजें बरामद हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एक बैठक ली है। आपको बता दें कि हरिद्वार में 35 पशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल हरिद्वार जिले में 1000 पशुओं में लंपी बीमारी फैल चुकी है। मंत्री ने 30,000 वैक्सीन मंगाने के भी निर्देश दिए हैं और सभी जिलों के सीवीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी भी ली है कि किस तरह के हालात उनके जिलों में हैं, क्या इस तरह की बीमारी वहां पर पशुओं में फैल तो नहीं रही है। हरिद्वार में 35 पशुओं की मौत हुई है और अभी तक 1000 पशुओं में ये बीमारी फैल चुकी है। 30,000 वैक्सीन मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। डिजीज़ उत्तराखंड में रिसेंटली देखने को मिली हैं। एक तो पिग्स में हमारी अमेरिकन स्वाइन फ्लू थी और दूसरा लंपी स्किन डिजीज़ है जो गायों और बफलों में हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये गुजरात में, राजस्थान में फैल चुकी थी। और कल जब हम समीक्षा बैठक में थे अपने विभागों की, तो मुझे पता चला कि हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भादराबाद और भगवानपुर 2 ऐसे विधानसभाएँ हैं जहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस आए हैं सामने। लगभग 1000 केसेस सामने आए हैं।
और उसमें से 325 गायों की डेथ हो चुकी है, गाय और बफलो मिला के। तो 3.5% का लगभग मोर्टेलिटी रेट है। उसी के ऊपर एक समीक्षा बैठक करी गई थी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक डिजीज़ है और हम नहीं चाहते कि पूरे उत्तराखंड में फैले। देहरादून के जोईवाला में बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा कि दिल्ली से देहरादून आ रही एक यात्री बस लाल तप्पड़ फन वैली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा सुबह तकरीबन 4:30 बजे आया। हादसे के समय बस में चालक और परिचालक समेत 17 यात्री सवार थे। बताया जा रहा कि चालक को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित हुई और पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे में 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें 108 की सहायता से एम्स ऋषिकेश उपचार के लिए भेजा गया है। और खबर काशीपुर से, जहां पर पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड पिंजरा तोड़कर फरार हो गया है। आपको बता दें कि मानपुर रोड स्थित कौशाम्बी कॉलोनी में पिंजरा लगाया गया था। इसके साथ कैमरे भी लगवाए गए थे। सुबह 4:30 बजे के करीब शिकार की तलाश में लेपर्ड निकला। के लालच में पिंजरे में आकर फंस गया। करीब 2 घंटे के बाद ही पिंजरा तोड़कर तेंदुआ फरार हो गया। तेंदुए के पिंजरे से आजाद होने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। और बारिश के अलर्ट के बाद गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत तमाम जिलों में मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में अधिकारी बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे मार्ग ज्यादा देर तक अवरुद्ध ना रहे। तो गढ़वाल आयुक्त ने निर्देश दिए जो वर्षा काल है उसमें सबसे पहले जो अतिवृष्टि या पत्थर आदि गिरने की जो घटनाएं होती हैं, एक तो मार्ग अवरुद्ध होने की कठिनाई होती है, तो सबको बोला गया है और बल्कि सुनिश्चित किया गया है कि पर्याप्त संसाधन सभी ऐसे स्थलों पर जो डेंजर जोन चिन्हित हैं उन पर रखे जाएं और किसी भी दशा में मार्ग लंबी अवधि तक अवरुद्ध ना रहे। तो चमोली में, उत्तरकाशी में और रुद्रप्रयाग में ऐसी कठिनाइयाँ अधिक आती हैं, तो वहाँ संसाधन के लिए। उसके अतिरिक्त जो स्थानीय ग्रामीणों को अगर कोई कठिनाई हो, जैसे कि कहीं रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता हो, पुनर्वास की आवश्यकता हो, तो उन प्रकरणों को भी शीघ्रता से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।